हेलो एवरीवन। तो काफ़ी सारे आप में से लोग मुझे पर्सनली आंसर्स भेजते रहते हैं कि सर हमारा ऐसे इवैल्यूएट कर दीजिए। अब इसमें बहुत बड़ा डाउन साइड मुझे लगता है। अब देखिए, आप लोग ऐसे राइटिंग करते क्यों हैं, फिर आंसर राइटिंग क्यों कर रहे हैं CAPF के लिए, पेपर 2 के लिए? रीज़न क्या है इसका? ताकि टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाएं, राइट? इसीलिए तो कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, या फिर और क्या रीज़न आप मुझे कमेंट बताइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए करते हैं, बिकॉज सभी के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि यार ऐसा ना हो कि हमारी जो स्पीड है वो बिल्डअप ना हो, तो अभी से हम स्पीड बिल्डअप करना चालू करते हैं। लेकिन मैं आपको इसका डाउन साइड बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि आखिर में जाके ना तो उनका टाइम मैनेज हो पाए और ना ही उनसे अच्छा आंसर लिखा जाए। उसका रीज़न मुझे ये लगता है, और शायद आप भी एग्री करेंगे इस चीज़ से, कि अभी आप किस तरह से आंसर लिख रहे होंगे। आपने एक टॉपिक पढ़ा, आंसर लिख लिया। अगर तुरंत ही आंसर लिख रहे हैं तो इससे बेकार चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और अगर मान लेते हैं कि थोड़े टाइम बाद भी लिख रहे हैं तो ये भी उतना आउटपुट आपको निकाल के देगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कैसे लिख रहे हैं आप, एक ऐसे मैक्सिमम 2 ऐसे ऐसे लिखते होंगे एक साथ बस, है ना, और देखते होंगे कि मेरा इतना टाइम लगा, मेरा 18 मिनट लगा या फिर 15 मिनट लगा, 20 मिनट लगा, जितना भी आपका लगा। लेकिन अगर मैं कल को आपको दे दूंगा, आज से मान लेते हैं आप ये ऐसा कर रहे हो एक्टिविटी, आपने 1 महीने एक्टिविटी कर ली, फिर मैं आपको अभी 4 ऐसे उठा के दे दूंगा ना, 3 घंटे का पेपर नहीं, 3 घंटे का पेपर जिसमें आर्ग्यूमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर वो सब छोड़ दो, सिर्फ मैं 4 ऐसे ही दे दूंगा ना, आप एक्चुअल टाइम में ना तो कंप्लीट कर पाओगे, ना आपसे बेटर आंसर लिखा जाएगा, और आपकी रियलिटी आपको तब अपने आप पता चल जाएगी कि अभी तक मैंने जो सिर्फ किया था दैट वाज ओनली टाइम वेस्ट। तो फिर करना क्या चाहिए? करना चाहिए फर्स्ट ऑर्गेनाइज योर कंटेंट। पहले अपने कंटेंट को आप ऑर्गेनाइज करिए। कैसे करेंगे? PYQs, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, थीम्स आइडेंटिफाई करिए। जिस तरह से मैंने पिछली बार भी अपने नोट्स एक तरह से शेयर किए थे, रेडीमेड इंट्रो बनाए थे, रेडीमेड कंक्लूजन बनाए थे, बॉडी बनाई थी। मुझे पता थी कि अगर वुमेन पे कोई भी ऐसे आ जाएगा, एग्रीकल्चर पे कोई भी ऐसे आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन पे कोई भी ऐसे आ जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी में कोई भी ऐसे आ जाएगा, तो ये मेरा इंट्रो होगा, ऐसा इंट्रो होगा, ऐसा कंक्लूजन होगा जो किसी भी तरह का इनमें आ जाए, जिस पे कि क्वेश्चन आता ही आता है। अब मान लेते हैं कि भाई मेरे को टोटल 6 ऐसे आते हैं जिसमें कि 4 लिखने हैं। अगर 2 भी ऐसे आ गए कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन या फिर वुमेन, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी पे, जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, घुमा फिरा के वही पूछता है, तो मेरे पास उसके रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन है, तो उसमें काफ़ी मेरे को कम टाइम लगने वाला है। इसका फ़ायदा ये है कि आपका अभी कंटेंट हो गया ऑर्गेनाइज। अब आपको कोई भी ऐसे दे दिया जाए तो आप उसमें बेटर लिख पाओगे। और उसमें, हाँ, ऐसा मैं इसके लिए मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आपको आंसर राइटिंग करनी नहीं है, लेकिन आपको पहले अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, एनालाइज करिए कि थीम्स क्या हैं, उस पर आपको कंटेंट ऑर्गेनाइज करना है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं थीम्स पे वो जो नोट्स थे उनको फिर से शेयर कर दूंगा, और ना सिर्फ शेयर, आपको वो चीज़ एक्सप्लेन भी कर दूंगा वीडियो के थ्रू। लेकिन इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट या फिर सप्लीमेंट करिए किसके साथ? जो अभी मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है कि विजन IAS की जो हम लोग मंथली मैगजीन से उसको कवर करेंगे, जिसका पहला लेक्चर आज आप लोगों को मिला है। जनवरी से स्टार्ट किया है, उससे पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से भी उसको मैं कवर करवा रहा हूँ, और पेपर 1 के भी, जैसे कि आज ही हम लोगों ने किया है कॉलेजियम सिस्टम पे था एक आर्टिकल, तो उस पर कॉलेजियम सिस्टम पूरा पढ़ा, अपॉइंटमेंट जजेस की कैसे होती है, सारे फर्स्ट जजेस केस से लेके 4th जजेस केस तक सब कुछ देखा। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे कि आज हम लोगों ने क्या एक्स्ट्रा पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा ITC फ्रेमवर्क, और ITC को, ठीक है, T को इंश्योर करने के लिए हमें ITC का यूज़ करना है ना। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ITC और T से क्या, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस। तो ये आपको फ्रेमवर्क्स बिल्ड करने हैं। आपको इस तरह के निमोनिक्स के थ्रू जब आप फ्रेमवर्क बिल्ड करेंगे तो इनको मल्टीपल आंसर्स में यूज़ कर पाएंगे। अभी आप टाइम मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, मैंने आपको रियलिटी बता दी। अभी आप 1 ऐसे लिख रहे होंगे, 2 ऐसे लिख रहे होंगे, ठीक है। अभी 3 घंटे का पेपर छोड़ दो, अगर वही ना, अभी मैंने 4 ऐसे भी आपसे लगातार लिखवा लिए। मेन खेल तो तब शुरू होता है ना, जब आप 2-3 ऐसे लिखने के बाद जब आप एग्जॉस्टनेस फील करते हो, तब टाइम मैनेजमेंट का असली पता चलता है आपको। तो अभी आपको ये करिए कि इन थीम्स पे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करिए, कंटेंट को उठाइए, और जो भी अगर यहाँ पे या तो मैं करवा रहा हूँ विजन IAS मैगजीन के थ्रू, या फिर अगर तुम कहीं से खुद कर रहे हो तो उसको उसमें ऐड करते जाओ। पूरा ही मत भर दो उसमें सब कुछ, क्योंकि 250 से लेके 300 वर्ड का लिखना है बस तुम्हें, ऐसे है ना, 250 से 300 का लिखना है। अगर तुम अपने कंटेंट को लिमिटेड रखोगे, मैंने बताया था, कोट्स को ऑर्गेनाइज करना चालू करो कि इसमें क्या क्या मैं कोट्स लिख सकता हूँ। कि भाई मेरे पास अगर वेमेन में ऐसे आ जाएगा तो मेरे पास ये 2 से 3 पन्ने के नोट्स हैं, ठीक है, और उसमें सारे एंगल्स कवर्ड हैं। कौन कौन से एंगल्स कवर्ड हैं? जो एंगल्स अभी तक CAPF ने टच किए हैं, मैंने सारे कवर कर लिए।
हाँ, वो ऐसा तो है ही नहीं कि एकदम ही कुछ विचित्र एंगल दे देगा वो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऐसे आपसे पूछा जाता है कुछ भी, तो उस तरह से आपको रिलेट करना है जो आप पढ़ के गए हैं। टॉपिक से डेविएट नहीं होना है, लेकिन चीज़ घुमा फिरा के वैसे लानी है जिस तरह से आपने चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें कोट्स बिल्ड करिए, इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी में क्या रहेगा, क्या यहाँ पे आप कोई फ्लो चार्ट बनाएंगे। एक बार उन थीम्स पे अगर आपका कंटेंट ऑर्गेनाइज हो जाएगा, यू विल फील कॉन्फिडेंट कि भाई एटलीस्ट मेरे 2 ऐसे तो एकदम तगड़े में लिखने वाला हूँ। और वो ये बात पक्की है, अगर आप ये थीम्स कवर कर लिए तो 2 ऐसे तो आपको पक्का दिखे हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है 3, हो सकता है 4 हो। और उसके बाद जो ये विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस, ठीक है, जो आप खुद से चीज़ें करेंगे या फिर जो हम पेपर 1 के लिए जो करंट अफेयर्स है ये सारी चीज़ें करेंगे, उससे बाकी के भी जो 2 एसेज होंगे वो भी आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है चीज़ें कैसे लिखनी है। और टाइम मैनेजमेंट की रही बात तो वो आखिर में हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन टू डू आंसर राइटिंग आपको करनी है। आप ये मान लीजिए कि जैसे अभी हमारा मई स्टार्ट होगा, ठीक है, तो मई में तो पूरा आपका ये मेरे अकॉर्डिंग रहना चाहिए, कंटेंट को आप ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। कंटेंट को ऑर्गेनाइज करो, पेपर 1 पे फोकस करो, ठीक है, पेपर 1 पे फोकस करो। जिन लोगों को एमसीक्यूज चाहिए, 1000 एमसीक्यू की सीरीज़ मैंने चलाई थी सीडीएस एग्ज़ाम के लिए, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट टाइप के एग्ज़ाम के लिए, उसको रेफर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और सीएपीएफ के लिए भी मैं स्टार्ट करूँगा, बट अभी नहीं, वो 500 क्वेश्चंस की टॉप, जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसकी। और बाकी जो लोग पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑल टुगेदर फ्रॉम द स्क्रैच, तो सीडीएस और सीएपीएफ का कंबाइंड बैच अभी स्टार्ट होगा। फ्रॉम द 1 मई आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो। बाकी आंसर राइटिंग आपको मेरे अकॉर्डिंग 15 जून के बाद ही करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप कर सकते हो, जैसे जून से आप ये कर सकते हो कि संडे के दिन बैठे और आपने फिर लिखो ना आंसर राइटिंग करना, तो ध्यान रखना एटलीस्ट 4 ऐसे लिखना, क्योंकि वहाँ पे 3 घंटे का पेपर होता है। मेन खेल तब शुरू होता है जब आप 1 घंटे लिख जाते हो, तो मेंटल और फिजिकल एग्जॉस्टनेस दोनों फील होती है। एक तो पहली बात तो 2 घंटे का पेपर 1 लिख के आए हो, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे आपको एकदम से रैंडम से कोई भी ऐसे का टॉपिक मिल गया, यहाँ तो क्या चाहिए है, चलो इस पे पहले हम कंटेंट को गैदर करते हैं, ये सारी चीज़ें, फिर उस पर लिख रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो तुम लिख ही दोगे, उसको तो बस रेप्लिकेट करना है आपको, ठीक है। और टाइम भी खूब है, जितना टाइम लेना उतना ले सकते हो। और बाकी एक ऐसे आपको लगेगा वाह मैंने तो 12 मिनट में ही एक ऐसे लिख दिया, फिर 15 मिनट में ऐसे लिख दिया, तो इस हिसाब से आप फिर गुड़ा भाग करने लगोगे, जो कि बिल्कुल आपको रियल पिक्चर निकाल के नहीं देगा। तो ये एडवाइस मेरी मानिए, कंटेंट को करिए ऑर्गेनाइज। और अगर आप लोग बोलेंगे तो वो जैसे विमेन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इस पर जो मैंने पिछली बार भी दिया था आपको, वो मैं दे के और सारी चीज़ को एक्सप्लेन करके वो मैं आपको दे दूँगा। और साथ ही साथ आपको उसको सप्लीमेंट करना है जो हम लोगों ने पढ़ा। जैसे आज हम जैसे विमेन पे अगर मैंने आपको दिया या फिर आपने खुद बनाया, तो हम लोगों ने विमेन लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन जुडिशरी पढ़ा ना, कि ऑल विमेन जज बेंच अभी 3री बार बैठी है, तो उसमें आप कुछ फैक्ट्स को ऐड कर सकते हो। वो आपका क्या देगा, वो थोड़ा सा ब्राउनी पॉइंट या फिर जो करंट से रिलेट कर देगा। वो जो मैंने प्रिपेयर किया फिर जो आपको दूंगा वो तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि ठीक है स्टैटिक है वो सारी चीज़, बाकी उसमें करंट के जो अभी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि अभी जो मैंने आपको ये न्यूज़ बताई कि जहाँ पे ऑल विमेन जज बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट में ओनली 3री बार, 2013 में बैठी थी, फिर 2018 में और फिर 2022 में, ठीक है। और सिर्फ और 5 हाई कोर्ट ऐसे हैं जहाँ पे कोई विमेन जज नहीं है, अभी तक कोई विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी। तो इन चीज़ों को 3, 4, 5 पॉइंट को ऐड कर लिया और वो चीज़ और एक जो है थोड़ा सा एनहांस हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है आपको। और बाकी इससे आप एग्री करते हैं नहीं एग्री करते हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, लेकिन रियलिटी अब यही है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।